चलिए। ऑफ ऑब्लिक स्मार्ट। हेलो। अब आ रही है आवाज मेरी? अब मेरी आवाज आ रही है? अब बताइएगा। अब आवाज आ पा रही है मेरी आप लोगों को? चलिए। हेलो। जी जी जी, क्या अब मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों को? ओके, अब आवाज आ पा रही है ना? अब तो कोई इश्यू नहीं है ना? लेकिन ये इश्यू कैसे भी हुआ मुझे नहीं पता चला कि एक्चुअली आवाज का इश्यू हुआ कैसे। पता नहीं कैसे इश्यू हो गया। लेकिन क्या अब आपको मेरी आवाज आ पा रही है? क्या अब आपको आ पा रही है मेरी आवाज? हेलो। 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 ओके। आ रही है, आ रही है। ओके ओके जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आ रही है, बहुत अच्छी बात। चलिए, अब आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ। वॉइस क्लियर है? चलिए, एक बार मैं देख लेता हूँ। एक बार मैं खुद देख लेता हूँ कि मेरी आवाज कैसी है। एक सेकंड रुकेंगे आप। एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ, है ना बच्चों? बहुत अच्छी बात है, आ रही है, बहुत अच्छी। हेलो। 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 हाँ, लेकिन मुझे ऐसा। क्या अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? मतलब सराउंडिंग आवाज है थोड़ी सी, है ना? सराउंडिंग नॉइज आ रही है। आपको सराउंडिंग नॉइज आ रही है ना? ओके ओके। हेलो। 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 चलिए, अब ठीक आ रही होगी आपको मेरी आवाज? अब सही आ रही होगी? हेलो। 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 अभी बच्चों, अभी मैं, ठीक है ना, 2 बजे एप्लीकेशन पे मैं क्लास लेके गया हूँ, तो ठीक थी मेरी। अब ठीक आ रही होगी आपको मेरी? अब सही आ रही होगी? अब ठीक आ रही है ना मेरी आवाज? क्या अब भी सराउंडिंग है? हाँ ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है रजनीश। ठीक है, रजनीश बोल रहा है कि ठीक है सर, आपकी आवाज स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है? सही हो गया ना? चलिए। नहीं है, सही नहीं है आवाज। हेलो। क्या आवाज सही नहीं है? क्या आवाज सही नहीं है मेरी? ऑल क्लियर है? चलिए, एक सेकंड रुकिए आप, मैं रजनीश को फोन कर देता हूँ। एक सेकंड।
हेलो हेलो। हाँ रजनीश। हाँ क्या हो रहा है, क्या इश्यू है? नहीं, डबल माइक नहीं खुल रहे, माइक सिंगल ही खुल रहा है। माइक सिंगल। माइक। एक मिनट देखना, क्या अब भी रिपीट है आवाज? अब ठीक होगी, अब ठीक होगी। अब बहुत सही। अब ठीक होगी। अब ठीक होगी। अब ठीक होगी, है ना? अब ठीक है ना? अब ठीक है ना, है ना? अब ठीक होगी, बिल्कुल बिल्कुल श्योर। अब ठीक होगी, डबल आवाज। और डबल आवाज का कोई इश्यू नहीं होगा ना अब? ओके। ओके, हेलो हेलो रजनीश, है ना? अब बिल्कुल एकदम क्लियर है ना आवाज? हाँ, अब तो मुझे भी दिख रहा है क्लियर, अब तो मुझे भी दिख रहा है वो क्लियर है आवाज। चलो ओके ओके ओके। ठीक। पहले एक्चुअली सिस्टम की साउंड ले रहा था वो। चलो, चलिए अब ठीक है, अब ठीक है, अब सब बच्चे बोल रहे हैं क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी ठीक है, हम लोग लेट हो चुके हैं। ऑलरेडी बच्चों हम लोग लेट हो चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारे टॉपिक का क्या नाम है सर? आज का जो हमारा टॉपिक टॉपिक है, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है द्रवों में या द्रवों के यांत्रिक गुण। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, द्रवों के यांत्रिक गुण, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक। ठीक है, द्रवों के यांत्रिक गुण। द्रवों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है सर। ठीक है, हमने ठोसों के यांत्रिक गुण बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, एक एक फैक्ट को बहुत बढ़िया तरह से कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझा। तो ठीक वैसे ही बच्चों, ठीक है, आज ये जो हमारा चैप्टर है द्रवों के यांत्रिक गुण, इसको भी हमें बहुत कॉन्सेप्चुअली तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है, द्रवों के यांत्रिक गुण को भी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं। द्रवों के यांत्रिक गुण, द्रवों के यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। चलिए, और ठीक है रजनीश, आप मुझे सुन रहे होंगे, आप ऐसा करना कि जहां साउंड प्रॉब्लम रही थी उस वीडियो को ट्रिम करा देना। ठीक है, वहां तक की वीडियो को ट्रिम करा देना। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, और आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ऐसा बोला जाता है ना। अब स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी टाइम। द्रवों की यांत्रिक गुण में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड में, सबसे पहली चीज हमको पढ़ना होता है सर दाब। क्या? प्रेशर। सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी होती है बच्चों, वो हमको पढ़ना होता है प्रेशर। ठीक है, दाब, प्रेशर सबसे पहले। ठीक है, हाँ, हालांकि हम बाद में फिर ये भी पढ़ेंगे कि द्रवों में दाब, प्रेशर इन लिक्विड, लेकिन सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको पढ़ना है सर क्या? प्रेशर, दाब क्या होता है, सबसे पहली चीज जो हमको यहां पर पढ़नी है। दाब क्या है बच्चों? एकांक क्षेत्रफल, कोई भी एकांक क्षेत्रफल है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को दाब कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पर, ठीक है ना, ये बताता हूं, जरा आप देखिए यहां पर। मान लीजिए बच्चों, ये कोई एकांक क्षेत्रफल है, माना कि ये कोई एकांक क्षेत्रफल है, ये कोई एकांक क्षेत्रफल है बच्चों। ठीक है, इस एकांक क्षेत्रफल पर जो भी लंबवत बल कार्य कर रहा है, ठीक है, जो भी बल, जो भी फोर्स इस पर अप्लाई है इस एकांक क्षेत्रफल पर, इस एकांक क्षेत्रफल का मतलब है कि बच्चों एक इकाई लंबाई और एक इकाई चौड़ाई, तो एक इकाई लंबाई और एक इकाई चौड़ाई के गुणनफल को हम एक इकाई क्षेत्रफल कहेंगे, इसी को एकांक क्षेत्रफल कहेंगे।
बात समझ में आ रही है? 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट विड्थ। ठीक है बच्चों, एक इकाई लंबाई और एक इकाई चौड़ाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? एक इकाई क्षेत्रफल कहेंगे। एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले कुल लंबवत बल को हम क्या कहेंगे सर? दाब कहेंगे। तो दाब क्या है? ठीक है, दाब क्या है? तो दाब है सर लंबवत बल, दाब है लंबवत बल बटे एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, लंबवत बल बटे एकांक क्षेत्रफल, ये दाब है। ठीक है, तो सर दाब क्या है? प्रेशर क्या है? तो प्रेशर है लंबवत बल अपॉन एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा अगर बच्चे द्रवों में, ठीक है, जब किसी भी लिक्विड में जो परपेंडिकुलर फोर्स कार्य करता है, ठीक है, किसी भी द्रव में जो लंबवत बल लगता है उसको हम लोग प्रणोद भी कह देते हैं। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्रणोद भी कह देते हैं। और प्रणोद को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? थ्रस्ट बोलते हैं, प्रणोद को थ्रस्ट बोलते हैं। तो लंबवत बल, ठीक है, ध्यान रखना, जो लंबवत बल कार्य कर रहा है इस लंबवत बल को हम लोग बच्चे दाब में, ठीक है, इस लंबवत बल को द्रवों में, सॉरी, इस लंबवत बल को हम द्रवों में क्या बोलेंगे? प्रणोद बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। और अगर कोई भी थ्रस्ट बच्चे किसी भी द्रव में उसके एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है तो वही हो जाएगा द्रवों में दाब, वही हो जाएगा प्रेशर इन लिक्विड। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गई बहुत बड़ी बड़ी बात, ठीक है, ये तो हो गई बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बात। ये मेरा फोन है, ठीक है, ये मेरा फोन जो है इसकी एक इकाई लंबाई है, एक इकाई चौड़ाई है, अर्थात इस फोन के एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, इस फोन के एक इकाई लंबाई और एक इकाई चौड़ाई पर जो लंबवत बल कार्य कर रहा है, एक इकाई लंबाई और एक इकाई चौड़ाई पर, अर्थात एक एकांक क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल कार्य कर रहा है वो बच्चों क्या है? वो दाब है। वो क्या है? वो दाब है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात हमारे समझ में आ गई कि दाब सर क्या होता है? कोई भी फोर्स जो अप्लाई हो रहा होता है किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर उसी को हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना लंबवत बल, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, ये लंबवत बल जब द्रव में कार्य करेगा, किस में कार्य करेगा? द्रव में लगेगा। जब लंबवत बल किसी भी लिक्विड में लगता है तो हम इसको क्या कहते हैं? लिक्विड में हम इसको फिर फोर्स ना कहके हम लिक्विड के लिए इसको थ्रस्ट कहते हैं, हम लिक्विड के लिए इसको प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो लिक्विड के लिए हम लोग इसको प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। ये बात मेरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। अब दाब जो है बच्चों, दाब एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है दाब, स्केलर क्वांटिटी है दाब, दाब एक अदिश राशि है। और जब हम बात करेंगे दाब के मात्रक की तो भैया बल है, बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होगा न्यूटन, ठीक है, और एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चे इसका क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ध्यान रखना बच्चों, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग एक पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पास्कल। और ये दोनों ही एमकेएस पद्धति में दाब के मात्रक हैं, ये दोनों ही एमकेएस मेथड में दाब की मात्रक है। या तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दीजिए या फिर आप उसको पास्कल बोल दीजिए, ठीक है, तो या तो आप उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दीजिए या पास्कल बोल दीजिए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो आप या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो या पास्कल बोल दो। और एमकेएस में, ठीक है ना, ये एमकेएस पद्धति में इसके मात्रक है। चलिए ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बच्चे बार में डिनोट करते हैं। किसमें? बार में। और एक बार इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल। एक बार इक्वल्स टू कितना होता है? 10 की पावर 5 पास्कल होता है एक बार इक्वल्स टू। वायुमंडलीय दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एपी हम लोग किसमें डिनोट करते हैं? बार में। और एक बार इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल, या आप ये कह दो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए, या तो आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दीजिए, ठीक है, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? भैया जरा बता दीजिए, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं किसी भी प्यारे बच्चे को? ये बात समझ में आ गई सर कि प्रणोद और लंबवत बल में, प्रणोद और बल में क्या अंतर होता है? अगर किसी भी ठोस पर दाब लग रहा हो,
किसी ठोस पर दाब लग रहा हो, ठीक है, तो जब किसी भी ठोस पे आप प्रेशर को काउंट करेंगे तो जो लंबवत बल होगा आप उसको बल कहेंगे। लेकिन अगर बच्चे द्रवों में दाब लग रहा है तो आप उसको बल ना कहकर आप उसको प्रणोद कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। या गैसों में जो दाब कार्य कर रहा है तो गैसों में जो लंबवत बल लग रहा है ना, आप उसको बल ना कहकर, फोर्स ना कहकर आप उसको प्रणोद कहेंगे। बस इतना सा अंतर होता है, प्रणोद और लंबवत बल एक ही बात होती है, ठीक है। प्रणोद वट्टे एकांक क्षेत्रफल या लंबवत बल वट्टे एकांक क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अब मैं आपके कमेंट ले लूं क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है, थोड़ी सी साउंड में इश्यू आ रही थी, तो मैं आपके कमेंट ले लेता हूं जी। रिपीट कर दो, चलिए। समझ में नहीं आया, इसमें समझने वाली ऐसी क्या बात थी यार। एक बच्चे को, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, कोई इशू नहीं है कोई इशू नहीं। जरा देखिए, ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया। देखो, मैं अगर आपके नहीं समझ में, जैसे भाई मुझे पता है आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपके नहीं समझ में आया, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारे, इसको मैं हटाता हूं, बिल्कुल मैं एक बार और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है द्रवों के यांत्रिक गुण, ठीक है बाबू, द्रवों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सबसे पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है दाब। जैसे ठोस की मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी, तो जैसे ठोस की मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको प्रत्यास्थता बताई थी ना, इलास्टिसिटी, ऐसे ही बच्चे द्रवों की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो कि पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो है दाब, ठीक है। तो दाब क्या होता है, दाब होता है सर एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कुल लंबवत बल को, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले लंबवत परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, दाब कहते हैं। अगर ये लंबवत बल, ठीक है, द्रवों में कार्य कर रहा है तो द्रवों में बच्चे इस लंबवत बल को हम क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। और प्रणोद को हम लोग इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, उसको थ्रस्ट कहते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दाब कैसी राशि है, मैंने अभी आपको बताया कि दाब एक अदिश राशि है सर, दाब एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, अगर दाब एक अदिश राशि है तो इसको व्यक्त करने के लिए केवल व केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होगी। इसको व्यक्त करने के लिए हमें केवल व केवल बच्चे किसके, परिमाण की आवश्यकता होगी, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी। इसे व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के अलावा दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक अदिश राशि है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक निकालना तो हमको आ ही गया है भैया, ठीक है। मात्रक हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है सर, बल है तो बल का मात्रक क्या होगा सर, बल का मात्रक होगा न्यूटन, ठीक है सर। और एकांक क्षेत्रफल है तो एकांक क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, पास्कल साहब के सम्मान में, ठीक है, हमने 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, पास्कल साहब के सम्मान में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने 1 पास्कल कह दिया। अर्थात दाब की, ठीक है, यूनिट पास्कल भी होती है। ठीक वैसे ही जैसे मेरे प्यारे दोस्तों 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोल देते हैं, न्यूटन साहब के सम्मान में हमने बल का मात्रक न्यूटन बना दिया। ऐसे जूल साहब के सम्मान में बच्चों हमने कार्य का मात्रक क्या बना दिया, जूल बना दिया, ठीक है। तो ठीक वैसे ही हमने पास्कल के सम्मान में बच्चों 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कह दिया, ठीक है। और ये दोनों ही कैसी है, ये दोनों ही बच्चे एमकेएस पद्धति में, एमकेएस मेथड में मात्रक है। ये एमकेएस मेथड में इसकी यूनिट है, एमकेएस मेथड में इसकी यूनिट है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वायुमंडलीय दाब होता है बच्चों, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बार में, वायुमंडलीय दाब को हम इसे बार में रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखना, एक बार इक्वल्स टू होगा 10 की पावर 5 पास्कल, एक बार इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल, या बच्चों ठीक है 10 की पावर 5 पास्कल ना कहो तो आप कह दीजिए न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान रखना, ठीक है, ये बार भी जो है ये भी अदिश राशि है, बार भी कैसी राशि है, बार भी अदिश राशि है,
ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया था कि बार कैसी राशि है, तो वायुमंडलीय दाब भी एक अदिश राशि होगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा चाचा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोबारा लिखवा लिया, मास्टर से मेहनत करवा ली दोबारा, खुश तो तुम आज बहुत होगे ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी विमा क्वांटिटी, विमा के बारे में बात करते हैं, इसकी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, विमा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके क्वांटिटी विमा के बारे में बात करेंगे तो देखो विमा कैसे निकलती है, मात्रक से। मात्रक क्या है सर? मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको मात्रक, ठीक है ध्यान रखना, हमको विमा निकालने के लिए, हमको विमा निकालने के लिए बच्चों एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, वो क्या कि हमको मास, लेंथ और टाइम मीटर, किलोग्राम और सेकंड में पता होना चाहिए। यह बात आपको पता है कि सर अगर हम डायमेंशंस निकालेंगे, अगर हम विमा निकालेंगे, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमें मास, लेंथ और टाइम किसमें होनी चाहिए, किलोग्राम, मीटर और सेकंड में पता होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, न्यूटन को डिकोड करेंगे। तो न्यूटन क्या है सर? न्यूटन है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, ये एक न्यूटन है। और अपॉन क्या है बच्चे? अपॉन है नीचे है मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर है। तो आपको भी पता है मीटर से मीटर कट जाएगा, और जब मीटर से मीटर कट जाएगा तो बच्चों m होगा, ठीक है ना, l भी होगा, लेकिन l बच्चे नीचे है, जब l ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, और t भी होगा, जब t ऊपर जाएगा तो t -2 हो जाएगा। इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी ml-1 t-2। ये दाब की क्या होगी बच्चे? डायमेंशन होगी, ये दाब की विमा होगी। ये दाब की विमा होगी। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहां तक? प्लीज मुझे बताइए। चलिए ठीक है, तो ये बात होगी साहब बिल्कुल क्लियर। ठीक है, यहां तक कोई ऐसी बात ही नहीं है साहब कि कोई भी बात हमारे समझ में ना आई हो, एक एक बात क्लियर हो गई। और खासकर बच्चों वायुमंडलीय दाब पर आप अच्छे से फोकस करना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुमंडलीय दाब, इसका मात्रक पूछा जाता है, और यह पूछा जाता है कि 1 बार इक्वल्स टू कितना पास्कल, इनमें संबंध भी पूछा जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना। ये होगी बहुत बेसिक सी बात, बहुत क्लियर बात, एकदम बच्चे बिल्कुल एकदम ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं। आइए अब हम बात करेंगे द्रव में दाब। ठीक है, प्रेशर इन लिक्विड, द्रव में दाब। ठीक है, ये हमारा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे चैप्टर है या टॉपिक है, द्रव में दाब। ये हमें पढ़ना है, द्रव में दाब। जी बच्चों, द्रव में दाब। ओके ठीक है, तो द्रव में दाब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भैया मैं एक आपको फिगर बनाता हूं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से ये द्रव में दाब समझ में आए। ठीक है, ये मान लीजिए कि बच्चों मैं एक बीकर बना रहा हूं, या कोई आप बाल्टी मान लीजिए, है कोई बीकर या कोई बाल्टी मान लीजिए, और इसमें पानी भरा हुआ है ना, इसमें पानी भर लेते हैं, ऐसे करके इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे ये पानी भरा हुआ है बच्चों। ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये द्रव है। ठीक है, द्रव मतलब पानी है, तो पानी ऑब्वियस सी बात है, पानी लिक्विड ही है कि नहीं भाई? पानी बच्चों क्या है? पानी लिक्विड है। ठीक है, कोई दो राय नहीं इसमें, पानी भरा हुआ है, पानी है लिक्विड, इस तरह से ही भरा हुआ है। चलिए भाई देखिए, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। हम बात कर रहे हैं द्रव में दाब की। ठीक है, प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड, हम द्रव में दाब की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम द्रव में दाब की बात कर रहे हैं तो एक बात बताइए बच्चों, ये पानी भरा हुआ है, एक बाल्टी है या एक बीकर है? तो ये जो पानी है, ठीक है बच्चों, इस पानी के पास भार होगा कि नहीं? अरे भाई एक बात बताइए, इस पानी का अपना द्रव्यमान होगा? द्रव्यमान होगा, ठीक है, पानी के पास अपना द्रव्यमान होगा।
और जब आप द्रव्यमान को गुणा कर दोगे किससे बच्चे, जी से, द्रव्यमान को जी से गुणा करने के बाद क्या निकल कर आएगा, डब्ल्यू। और डब्ल्यू क्या होता है, भार होता है। और भार ही वास्तव में क्या है बच्चे, भार ही बल है, ठीक है ना, भार ही बल है। ठीक है, तो जो पानी का भार है वही बल है। और जो पानी का भार जिसको आप बल बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये जो बल है, ठीक है, अब इसको हम बल को क्या बोलेंगे, इसको हम पानी के लिए थ्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको पानी के लिए हम थ्रस्ट बोलेंगे, अर्थात हम पानी के लिए इसको बच्चों प्रणोद बोलेंगे। बाबू क्या बोलेंगे, इसको पानी के लिए प्रणोद बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बाल्टी में पानी भरा है, पानी है तो पानी का द्रव्यमान होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, क्योंकि लिक्विड क्या है, लिक्विड इज अ मैटर, और पदार्थ का द्रव्यमान होता ही होता है। अगर द्रव्यमान को आप बच्चे स्मॉल जी से गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करेंगे तो भार निकल कर आएगा डब्ल्यू, और भार भी एक प्रकार का बल ही होता है। ठीक है, अब चूंकि ये बल पानी का है तो आप इसको क्या कहेंगे सर, आप इसको थ्रणोद, आप इसको थ्रस्ट कहेंगे या प्रणोद कहेंगे। ठीक है, अब ये जो बच्चे भार है, ये भार, एक बात बताना बच्चों, ये जो भार है, जो पानी का भार है, ठीक है, या आप कह सकते हैं जो थ्रस्ट है, वो थ्रस्ट बच्चे चारों दिशाओं में लग रहा होगा, बोलो लग रहा होगा कि नहीं। ये जो पानी भरा हुआ है, ये पानी बच्चों, ठीक है, यहां पर भी बल आरोपित कर रहा होगा अपने भार के कारण, अपने भार के कारण वो बच्चे इस बर्तन की दीवारों पर भी, ठीक है, क्या दाब आरोपित कर रहा होगा, और वो इसके क्षैतिज पर भी दाब आरोपित कर रहा होगा। बोलो कर रहा होगा कि नहीं बच्चों, दीवारों पर जहां जहां पर बच्चे वो इस बर्तन के संपर्क में, वहां वहां पर वह पानी, ठीक है, अपने भार के कारण बल आरोपित कर रहा होगा। अर्थात अगर बल आरोपित कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, वो दाब भी उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि बल बट्टे क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, आपने देखा भी होगा बच्चे कभी कभी, ठीक है ना, एक छोटी सी बाल्टी है, कोई कमजोर सी बाल्टी है, उसमें आपने ठूस के पानी भर लिया, जितनी उसकी क्षमता नहीं थी, ठीक है, तो कई बार बाल्टी टूट जाती है। आपने देखा होगा बाल्टी का हत्था टूट जाता है, कुंडा टूट जाता है। क्यों टूट जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि पानी में वजन तो है ही, भार तो है ही, और भार के कारण बच्चे वो टूट जाता है। या फिर जब आप, ठीक है, हल्की बाल्टी को उठाते हो तो बड़े आराम से उठा ले जाते हो, जब बाल्टी को भर के आप लोग उठाते हो तो आपको भी पता है बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी जद्दोजहद होती है। ठीक है, ठीक है, उसमें काफी ज्यादा शरीर की एनर्जी वेस्ट होती है जब आप पानी से भरी हुई बाल्टियों को उठाते हैं। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात यह है, तो किसी ने कहा है कि सब द्रव में दाब आखिर होता क्या है। ठीक है, प्रेशर इन लिक्विड, द्रव में दाब है क्या, ठीक है, और ये कैसे काम करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है द्रव में दाब की। सबसे पहली चीज है कि सर इसकी फंक्शनिंग क्या है, फंक्शनिंग क्या है इसका द्रव में दाब की, ये कैसे काम करता है द्रव में दाब बच्चों। तो देखिए, सबसे पहली बात, ठीक है, द्रव में जो दाब होगा वह द्रव की सतह के लंबवत होगा। पहली बात, द्रव में दाब कैसे होगा, द्रव की सतह के लंबवत होगा, लाइक दैट। द्रव में दाब द्रव की सतह के लंबवत होगा, पहली बात बच्चों। ठीक है, मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, मैं कुछ शर्तें बता रहा हूं द्रव में दाब की, तो द्रव में दाब बच्चे हमेशा द्रव की सतह के लंबवत होगा। ठीक है, पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं कि द्रव में दाब, द्रव में दाब द्रव की सतह के लंबवत कार्य करता है, द्रव की सतह के लंबवत कार्य करता है। द्रव में दाब द्रव की सतह के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, कोई भी बता देगा बच्चे, द्रव में दाब द्रव की सतह के लंबवत कार्य करेगा। और बच्चे जो क्षैतिज होगा यही तो क्षैतिज है। ठीक है, मतलब बर्तन का जो, ठीक है, पैदा है, बर्तन का जो पैदा है, या बाल्टी का जो पैदा है, या बीकर का जो पैदा है, उसका क्षैतिज है। जो क्षैतिज पर स्थित बच्चे जितने भी बिंदु होंगे, इस सभी बिंदुओं पर समान रूप से दाब आरोपित हो रहा होगा। ठीक है, तो क्षैतिज पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव में दाब का मान समान होता है। सेकंड पॉइंट, क्षैतिज में स्थित सभी बिंदुओं पर, क्षैतिज में स्थित सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर द्रव दाब का मान, द्रव दाब का मान समान होता है। द्रव दाब का मान बच्चों कैसा होता है, इक्वल होता है, द्रव दाब का मान समान होता है। ठीक है, मुझे पता है हजारियों बच्चे लाइव हैं। ठीक है, अब देखो जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं, देखो बेटा मुझे उनका तो नहीं पता, लेकिन यहां पर हजारियों बच्चे लाइव हैं। प्लीज आप मुझे एक बात बताओ कि एक एक बात आपको समझ में आ रही है, ये कठिन चीज है, लेकिन मुझे फिर भी बताओ कि आपको समझ में आ रही है ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, प्लीज मुझे एक बार बताओ।
अच्छा समझाते हो तो थोड़ा सा एक तरफ हो जाया करें, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल एक तरफ हो जाएंगे, क्यों गुस्सा होंगे, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि ये क्लियर है, दो बात, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, द्रव में दाब क्या होगा, द्रव में दाब क्या होगा, ठीक है। तो द्रव में दाब, ठीक है, जब आप बात करेंगे बच्चे द्रव में दाब, दाब, तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बच्चे लंबवत बल, लंबवत बल बट्टे क्षेत्रफल, लंबवत बल बट्टे क्षेत्रफल बच्चे, लंबवत बल बट्टे क्षेत्रफल, ये होता है बच्चों। अच्छा आ रहा है समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझिए, ठीक है, दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताओ, अब ये पानी भरा हुआ है, तो भैया ठीक है, पानी के लिए बल क्या है, इस पानी में, ठीक है, बल जैसी चीज क्या है, तो भैया पानी में भी बल होता है, पानी में भी बल होता है, और पानी में जो बल होता है वो उसका भार होता है, पानी में जो बल होता है वो उसका भार होता है, वो क्या होता है, वो उसका भार होता है, उसी को हम थ्रस्ट कहेंगे, प्रणोद कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम बच्चे थ्रस्ट या प्रणोद कहेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको द्रव में दाब, ठीक है, जैसे अब मैंने इस पर मुक्क मारा है ऐसे करके, ठीक है, मैंने इस पर घूसा मारा, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो बल कार्य किया, वो उस एकांक क्षेत्रफल पर बल कार्य जो किया वो दाब हो गया, बोल हो गया कि नहीं, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाया मैंने वो दाब हो गया। लेकिन यहां जो पानी भरा हुआ है, क्या ये पानी भी बल आरोपित करता है एकांक क्षेत्रफल पर, हाँ साहब पानी भी बल आरोपित करता है एकांक क्षेत्रफल, लेकिन पानी ये जो बल आरोपित करता है एकांक क्षेत्रफल पर, ये बच्चे पानी के लिए, ठीक है, ये पानी का भार होता है, ये क्या होता है, पानी का भार होता है, क्योंकि भार और बल एक ही चीज होती है, मैंने आपको बता रखा है, ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। अच्छा अब ये जो द्रव में दाब होता है सर, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, इसकी कंडीशंस क्या होती है, तो सबसे पहले द्रव में दाब द्रव की सतह के लंबवत कार्य करता है, द्रव की सतह के लंबवत कार्य कर रहा होगा। दूसरा बच्चे, ठीक है, जो क्षैतिज होता है, क्षैतिज में स्थित जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब का मान समान होगा, क्षैतिज में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब का मान कैसा होगा बच्चे, समान होगा। तो क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान रूप से कार्य करेगा बच्चे जी, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई बिंदु है, ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो द्रव दाब लग रहा होगा, ध्यान रखना, इस बिंदु पर जो द्रव दाब लग रहा होगा वो सभी दिशाओं में समान रूप से लग रहा होगा, वो सभी दिशाओं में कैसा लग रहा होगा, समान रूप से। तो तीसरा पॉइंट होगा, ठीक है, किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर द्रव दाब सभी दिशाओं में, किसी भी बिंदु पर द्रव दाब सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है, 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 ठीक है, करता है। और यहीं से आगे इसी पॉइंट से, ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, इस तीसरे वाले पॉइंट से पूरी थ्योरम बन जाएगी जिसको हम कहेंगे बच्चे पास्कल का नियम, ठीक है, जिस पर हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, ठीक है, जिस पर फंक्शनिंग है, जिस पर डिपेंड करती है बच्चे, जिस प्रिंसिपल पर, पास्कल के प्रिंसिपल पर, वो यही तीसरा पॉइंट है कि किसी भी बिंदु पर द्रव दाब जो होगा वो सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करेगा, ठीक है। तो इस बिंदु पर जो द्रव का दाब है वो सभी दिशाओं में, ठीक है, समान रूप से कार्य करेगा बच्चों। ऐसा नहीं कि किसी दिशा में ये कम और किसी दिशा में ये ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी दिशा में ये ज्यादा और किसी दिशा में कम, ये सभी दिशाओं में बच्चे द्रव दाब समान रूप से कार्य कर रहा होगा, सभी दिशाओं में ये द्रव का दाब समान रूप से कार्य कर रहा होगा बच्चे। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद चौथा पॉइंट बच्चे, चौथा पॉइंट, जो बच्चे द्रव में दाब होता है, द्रव में दाब, द्रव में जो दाब होता है बच्चे, वह सतह के, द्रव में जो दाब होता है वह सतह के आकार एवं क्षेत्रफल पर कभी भी निर्भर नहीं करता, आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। जो द्रव में दाब होता है वह बच्चे इस सतह के, द्रव में जो दाब है वह इस सतह के लंबवत लगेगा, लेकिन इस सतह के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, इस सतह के आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है?
ठीक है, तो इस सतह के आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, लेकिन हाँ बच्चे, अगर आकार क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर रहा तो निर्भर किस पर कर रहा है? ये भी बात बहुत अच्छी है कि सर ये तो बताओ, अगर आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर रहा तो आखिर निर्भर किस पर कर रहा है बच्चे? तो जो द्रव्य दाब होता है, द्रव्य दाब होता है बच्चों, द्रव्य दाब वह उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, वह उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। तो घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व के प्रोपोर्शनल होता है, घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों, उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन बच्चों वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी भी बिंदु में द्रव्य दाब, ठीक है, आप ऐसे किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु में द्रव्य दाब, किसी भी बिंदु में, पॉइंट में, तो किसी भी बिंदु में द्रव्य दाब जो होगा बच्चों, ठीक है, वह उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, अब ये सारी चीज हम समझेंगे, हालांकि हमने सारी चीजें समझ ली, लेकिन एक बात और बच्चे, हम घनत्व जरूर देखेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि यहां पर डेंसिटी का जिक्र आया, और तो कोई ऐसा जिक्र आया नहीं कि कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड हो जो हमें नहीं पता। थ्रस्ट हमें पता है, भार हम पढ़ ही चुके हैं, बल को हम पढ़ के आ ही हैं, लेकिन यहां पर एक चीज ऐसी है जो हमें नहीं पता, वो है घनत्व। घनत्व क्या है उसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया। आइए बच्चों, सबसे पहले हम डेंसिटी पढ़ लेते हैं, घनत्व पढ़ लेते हैं। डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी क्या होती है? घनत्व। तो घनत्व बच्चे, ठीक है, देखिए, ठीक है, जो एकांक आयतन होता है, मतलब एक इकाई लंबाई और एक चौड़ाई, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, ठीक है, इसी को कहेंगे एक इकाई आयतन। तो एक इकाई आयतन पर, ठीक है बच्चे, जितना भी द्रव्यमान कार्य करता है, तो एक इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो घनत्व इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। घनत्व इक्वल्स टू क्या होता है सर? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो एकांक आयतन पर जो भी द्रव्यमान कार्य करता है, ठीक है सर, जो मास एकांक आयतन के, ठीक है, रेस्पेक्ट में है, हम उन दोनों के वैल्यू को बच्चे क्या बोलेंगे? घनत्व बोलेंगे। ठीक है, उन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? घनत्व बोलेंगे। तो घनत्व एक प्रकार का अनुपात है, किसका? द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। ठीक है, इतना तो मैथ आप पढ़े होंगे। ठीक है, हालांकि ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है सर किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया इसका मात्रक, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। अब बात ये आती है घनत्व कैसी राशि है? तो घनत्व भी सर अदिश राशि है बच्चों, घनत्व भी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक अदिश राशि है, मात्रक होगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस होगा ml-3, क्योंकि सर इसमें टाइम तो है ही नहीं, टाइम नहीं है, तो ml-3 ये क्या होगी सर? इसकी डायमेंशंस होगी घनत्व की। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली। अच्छा, अब एक फैक्ट यहां पर बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो घनत्व से आता है कि सर पानी का घनत्व, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होगा? पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर होता है? ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चे, ठीक है, पानी का घनत्व सर्वाधिक, आपको पता भी होगा पानी का जो घनत्व होगा बच्चे, पानी का घनत्व सर्वाधिक, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर बच्चे ध्यान रखना, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है? आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे 1.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना होता है बच्चों। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा सर? तो 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और बच्चे इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर, इतने ही टेम्परेचर पर, ठीक है, बेचारी बर्फ का घनत्व, इतने ही टेम्परेचर पे जो आइस होगी, जो बर्फ होगी, बर्फ का घनत्व होगा मात्र 0.9 इंटू 10⁻³, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। प्लीज एक बार मुझे बता दो कि बात समझ में आई? तो पूछा जाता है कि सर पानी का घनत्व सर्वाधिक किस टेम्परेचर पर होगा? तो भैया पानी का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा।
ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत सारी चीज। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सर्वाधिक होगा। बर्फ का कितना होगा? 0.9 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और पानी का कितना होगा? 1 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बच्चे पानी का होगा। ठीक है, तो मतलब पानी का ज्यादा है बर्फ से। ठीक है, टेम्परेचर वही है 4 डिग्री सेल्सियस, पानी का ज्यादा है किससे? बर्फ से। ठीक है, अच्छा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या सर? कि दाब बढ़ाने पर, द्रव में दाब बढ़ाने पर, द्रव में दाब बढ़ाने पर, द्रव में दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। द्रव में दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब यहां से बनेंगे आपके क्वेश्चंस जो करते हैं तुमको परेशान, और जिसे आज तक तुम्हें कोई भी नहीं समझा पाया, या फिर तुम ठीक है समझ नहीं पाए। ठीक है, या तो तुम समझ नहीं पाए बच्चों। चलिए चलिए, आधे से ज्यादा बच्चों के तो ये कमेंट है। चलिए चलिए, हाँ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो रुक रही है, रुक रही है, रुक रही है। क्या ऐसी बात है? वीडियो रुक रही है? ना जी ना, बिल्कुल नहीं रुक रही है यार। ठीक है, सीजीएस मात्रक भी बताओ। चलिए, बबलू मावी बार बार बंद हो रही है क्लास, तो बच्चे वो एप्लीकेशन में ही कोई दिक्कत होगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन की दिक्कत की वजह से हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है बार बार क्लास रुक रही है, तो एप्लीकेशन की वजह से हो रहा होगा, क्लास कट जा रही है। एक बार मैं देख लूं क्या? एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए बबलू मावी, नहीं यार बार बार बंद हो रही है क्लास। नहीं कुछ नहीं बच्चों, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो द्रव में दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अब अगर तुम्हें ठीक है एक क्वेश्चन जीवन भर के लिए याद करना है, ठीक है, तो यहां पर आ जाओ। एक क्वेश्चन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन हमारा गलत होता है, कभी भी समझ में नहीं आता, ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन कैसे आता है जरा देखेंगे यहां पर। ठीक है ना, और जो हमारे ऑपरेटर महोदय हैं वो भी ध्यान दें, रजनीश भी इस क्वेश्चन पर ध्यान दे बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बनता नहीं है तुमसे, तुम्हारा दिमाग खराब करता है, इसको मैं हमेशा हमेशा के लिए क्लियर करके जा रहा हूं, चाहे क्लास 10 मिनट चले या 15 मिनट चले, लेकिन इस डाउट को मैं क्लियर करके जा रहा हूं आज तुम्हारे लिए। देखिए बच्चों, पहला ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है, पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है, देरी से पकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा देरी से पकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर वायु दाब घटता है, घट जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि सर ऊंचाइयों पर क्या होता है, ऊंचाई पर वायु दाब जो होगा, वायु का दाब घट जाएगा ऊंचाई पर। ठीक है, वायु दाब घट जाता है, एवं एवं ठीक है, खाना बनने में देरी लगती है, खाना बनने में देरी लगती है, देरी लगती है। यह भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर। तीसरा, प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में
कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, खाना जल्दी पक जाता है, पक जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव का क्वथनांक बढ़ाने पर, द्रव का क्वथनांक बढ़ाने पर खाना जल्दी पक जाता है, खाना जल्दी पक जाता है। ये सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं, ये सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, लेकिन ये पूछे जाते हैं और तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं। ठीक है, ये होते सिमिलर से क्वेश्चन है बच्चों। चलिए, ठीक है, ये सिमिलर से क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये दिमाग खराब करते हैं बच्चों। ठीक है जी, जी, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है। ठीक है, एक आता है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है, फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है, फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों का बच्चों आपको भी पता है कि खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये एक जैसे क्वेश्चन है, इन सब का बच्चे मतलब एक ही है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए बहुत अच्छे से बच्चे कि अगर मैं बात करूं बच्चे कि पृथ्वी की सतह है, अगर मैं बात करूं पृथ्वी की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर, देखिए जो हमारी पृथ्वी की सतह होती है, ठीक है, प्लीज यहां पर फोकस करेंगे। अरे क्या है बच्चों आपका मैसेज? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बच्चे पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा होता है। पहली बात समझो, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। कैसा होता है बच्चों? सर्वाधिक होता है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, ये बात समझ में आ कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा होगा वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा क्यों होगा बच्चे पृथ्वी की सतह पर? ठीक है, ऐसा क्यों है कि सर? ठीक है, और वो होगा मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब का सबसे बड़ा रीजन होगा कि जो पवनें होती हैं, ठीक है, पवनों का अवतलन होता है। अभी ज्योग्राफी में आपके ज्योग्राफी वाले सर समझाएंगे, बस आप उनसे ये कहना कि पवनों का अवतलन क्या होता है सर, वो आपको बताएंगे। ठीक है, इसका संबंध ज्योग्राफी से है। तो बस वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। ठीक है, और ऊंचाई बढ़ने पर बच्चे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ने पर बच्चे ये वायुमंडलीय दाब जो है, ये वायुमंडलीय दाब है, ये घटता जाता है। ये वायुमंडलीय दाब जो है ये क्या होता है बच्चों? ये वायुमंडलीय दाब घट जाता है, घट जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अच्छा, ऐसा क्या होगा सर ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है? क्योंकि जो पवनों का अवतलन है वो कम हो जाता है, अर्थात पवनों का नीचे की ओर उतरना। ठीक है, जब पवनें नीचे की ओर उतरेंगी तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वो ज्यादा बल आरोपित करेंगी। जब पवनें नीचे की ओर उतरेंगी तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सर्वाधिक मात्रा में बल आरोपित करेंगी, इसलिए वायुमंडलीय दाब अधिक होगा। ठीक है बच्चे, और जब पवनें ऊपर की ओर जाएंगी तो वहां पर निम्न वायु दाब का निर्माण होगा, और जब पवनें नीचे की ओर आएंगी तो वहां पर उच्च वायु दाब का निर्माण होगा। बस आप इतना समझ गए, पवनों के नीचे उतरने पर उच्च वायु दाब, पवनों के नीचे उतरने पर, पवनों का अवतलन होने पर क्या होगा बच्चों? हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब का निर्माण होगा, उच्च वायु दाब का निर्माण होगा बच्चे। ठीक है, और पवनों के बच्चे ऊपर की ओर जाने पर, ठीक है, ऊपर की ओर जाने पर, जब पवनें ऊपर की ओर जाएंगी तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में बल का मान तो कम हो जाएगा ना। जब पवनें ऊपर की ओर जाएंगी तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में बल कम होगा, क्योंकि पवनें ऊपर जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चे यहां पर क्या होगा? पवनों के ऊपर जाने पर निम्न वायु दाब का निर्माण होगा, निम्न वायु दाब का निर्माण होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो होगा, ठीक है, वो घट जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम खाने पर। जरा बच्चों यहां पर आप ध्यान रखना, मैं एक आपको चित्र बनाता हूं, जैसा भी बने आप प्लीज उसे डाइजेस्ट कर लेना, जैसा भी बने। ठीक है, ये कुकर है, ये कुकर में हमने लगा दी सीटी। ठीक है, ये कुकर है, और ये कुकर मैंने, ठीक है, बर्नर के ऊपर रख दिया है। ये मैंने ऐसे, ठीक है, बर्नर के ऊपर रख दिया है, एक चूल्हे के ऊपर ये इस तरह से रखा हुआ। ठीक है, चलिए, ठीक है, और इसमें मैंने दाल डाल दी। क्या डाल दी बच्चों?
इसमें दाल डाल दी गई है, इसमें दाल डाल दी गई है, इस तरह से दाल डाल दी है पकने के लिए, ठीक है। और दाल पड़ी हुई है और दाल गल जाए तो बच्चे क्या है, पानी है। ये दाल है, पीली पीली अरहर की दाल है, देखो ठीक है, दिख रही होगी तुमको, ये अरहर की दाल है, ये अरहर की दाल है और पानी भर दिया है, ठीक है, ताकि दाल पक जाए बच्चों। और नीचे से बच्चे मैंने इसको क्या दे दिया है, ठीक है, बर्नर से मैंने इसको ठीक ऊष्मा दी है। अब आप सबसे पहले तो मुझे बताएंगे क्वथनांक क्या होता है। अगर कोई भी बच्चा जो बीएससी किया हो, एमएससी कर रहा हो या एमएससी किया हो, या जिसने 12th में अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है, वो मुझे क्वथनांक की डेफिनेशन बता दे, ठीक है, कि क्वथनांक की डेफिनेशन क्या होती है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जो मुझे एग्जैक्टली सही डेफिनेशन बताएगा क्वथनांक की, मैं उससे अभी उसका एड्रेस पूछूंगा, ठीक है, उसके घर पे मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट, बात समझिए, मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट उसके घर पे, ठीक है, लेकिन सही डेफिनेशन बता दो मुझे क्वथनांक की, और बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी चीटिंग के ईमानदारी से आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तुम ये भी नहीं बता पाओगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। सबका ऑनलाइन कमेंट जाता है, बताइए। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट तो है क्वथनांक, लेकिन बताओ सही होता क्या है। वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है, देखिए हम क्लास भी रोक रहे हैं, कल पढ़ाएंगे। अगर वीडियो रुक रहा है, हम क्लास भी रोक रहे हैं, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है पक्का, इसी वजह से वीडियो रुक रहा है, ठीक है। तो हम क्लास कल पढ़ाएंगे, ठीक है। हम नहीं चाहते बच्चों कि आपको कोई परेशानी हो, चलिए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कोई परेशानी हो, मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, ठीक है। आधे से ज्यादा बच्चों का तो ये वीडियो रुक रहा है, ओके ठीक है भाई, कल पढ़ाऊंगा मैं, ओके।